देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की खबर के मुताबिक प्रशासन ने इस मामले के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया है और साथ ही पुलिस ने भरोसा दिया है कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य आरोपी का घर जिसको गिरा दिया गया है, जिसको तोड़ दिया गया है। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि ये अवैध मकान था, लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि ये अवैध मकान बना लिया गया, कब से यहां पर ये अवैध मकान मौजूद था, इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो जो वीडियो वायरल हुआ है उसका मुख्य आरोपी है महेंद्र गुर्जर, जिसके मकान को तोड़ा गया है। आरोपी पर कार्रवाई के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप वो वायरल वीडियो देख रहे हैं जिसमें आदिवासी युवक के साथ हैवानियत की गई। पहले उसको पीटा गया और उसके बाद उसे पिकअप वैन से बांधकर घसीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोग इसमें पहचान किए गए हैं। पुलिस की तरफ से 8 लोगों की पहचान का दावा किया गया, जिसमें कई गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, ये दरअसल मुख्य आरोपी जिसका नाम महेंद्र गुर्जर बताया जा रहा है, उसके घर पर यह कार्रवाई की गई है। उसके घर को तोड़ दिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह मकान अवैध था। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आपने बताया कि प्रेशर के बनाने के लिए इस मकान पर कार्रवाई की गई ताकि महेंद्र गुर्जर पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, लेकिन कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी महेंद्र गुर्जर की, या हो चुकी है? हालांकि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 5 जिस तरह से उन्होंने आरोपी गिरफ्तार किए हैं, तो जल्दी ही बाकी बचे 3 महेंद्र गुर्जर समेत तमाम लोगों की, तीनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने अभी जो मकान तोड़ने की कार्रवाई की है, ये इस आधार पर की है कि जो मकान था वो अवैध था, और इसलिए अवैध मकान को पुलिस और प्रशासन को सूचना दी और प्रशासन की तरफ से जो अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। बड़ा सवाल यहाँ फिर उठता है कि आखिर पुलिस को ये सारी कार्रवाई, अवैध मकान अगर बना था और अगर महेंद्र के खिलाफ जिस तरह से मालूम ये बात चल रही है कि महेंद्र को पहले से भी इस तरह की अपराध की घटनाओं में लिप्त रहा है, तो उसके पहले उसको इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो जल्दी ही बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर लेगी। लेकिन वो जो जिम्मेदार प्रशासनिक कर्मी थे, चाहे पुलिसकर्मी हो या दूसरे अधिकारी, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा करता है कि इतना सब कुछ होता रहा। आप सोचिए, इस वीडियो के बाद तो जो तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके भी हौसले बुलंद होंगे। कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जो इसके पीछे जो लापरवाह लोग हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। मनोज, जाहिर तौर पर और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में ये घटना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम नेता इस बात पर एक जैसे कहें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि एक सवाल बड़ा ये भी है कि गुरुवार को घटना हुई, गुरुवार को घटना होने के बाद शनिवार को इस सारे मामले में वीडियो वायरल हुआ, तो क्या पुलिस को ये जानकारी सिर्फ एक वायरल वीडियो के जरिए मिली? क्या पुलिस को बीते 2 दिनों में, जब तक ये घटना होने के बाद, इतनी बड़ी घटना होती है, एक आदिवासी शख्स को पीछे पिकअप वाहन में बांधा जाता है, पिटाई की जाती है, उसे घसीटा जाता है, घसीटने के बाद वो बुरी तरह जख्मी होता है, अस्पताल जाता है और मौत होती है उसकी अस्पताल में, तो पुलिस को वायरल वीडियो का इंतजार आखिर क्यों था? जी शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। 5 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इस पूरे मामले को शासन और प्रशासन गंभीरता से ले रहा है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस घटना के पीछे लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप यह है कि आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन से पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में 8 आरोपियों की पहचान का दावा पुलिस ने किया है। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी समेत 3 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सवाल यह खड़ा होता है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही का खामियाजा इस शख्स को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा, क्योंकि यह घटना काफी देर तक यूं ही घटती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? वायरल हुआ वीडियो, उसके बाद ही अब ये कार्रवाई, लेकिन इस सबके बीच इस युवक की जान जा चुकी है। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर वक्त पर एक्शन होता तो शायद ये युवक जिंदा होता।
हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट और अन्य धाराएं भी उसमें लगाई गई है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप को भी जब्त किया गया है। इसमें एक सरपंच पति भी है, महेंद्र गुजर करके, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है और बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो पर बवाल हो रहा है। हैवानियत की हद को पार कर रहे हैं ये वायरल वीडियो। खास तौर पर वो वीडियो जो कि नीमच से आया है। नीमच में एक शख्स है जो कि आदिवासी है, जिसको पिकअप वाहन में बांधा जाता है और उसके बाद उसे घसीटा जाता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। तो ये वीडियो आपने देखे होंगे। बहुत आपत्तिजनक है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। इस तरह से किसी भी घटना को कहीं भी ना संरक्षण दिया जाएगा, ना उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी और ऐसी जो भी घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्रवाई की गई है। सर, एक सवाल है सर आपकी पुलिस को लेकर कि गुरुवार की घटना है, शनिवार को वीडियो वायरल हुआ, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई। देखिए दो बातें हैं कि जैसा ही संज्ञान आया है और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की गई है। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, अब जरा वो भी सुनिए। जो दरिंदगी मध्य प्रदेश में चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो चुकी है। और ये उसका वीडियो है, जिस तरह से उसको मारा गया और ये घसीटा गया, ये वीडियो सामने आया है कि उसको एक गाड़ी से घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो तालिबान में भी नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक कहीं ना कहीं जो तालिबानी तरीके से हत्या करी गई है, इस प्रकार की सोच के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे और उस आदिवासी के जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे मध्य प्रदेश में अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई बदसलूकी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी वर्ग के कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी में बांधकर घसीटने से हुई मौत, दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की घटना अति निंदनीय। सरकार दोषियों को सख्त सजा दे, बीएसपी की ये मांग। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक शख्स से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने दुकान के काम से निकले एक शख्स के सामान को फेंककर उसे जबरन जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? हमारे गांव में किसको इजाजत दी तूने गांव में घुसने की? बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो ठीक है बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस ठीक है। खुश अब तो खुश हूं। और उज्जैन में इस शख्स से हुई बदसलूकी का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से वीडियो ट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर और प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने लिखा, उज्जैन की एक और घटना, क्या मामू और डीजीपी साहब ये आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या उज्जैन पुलिस इन दिग्भ्रमित युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अब तो हद होती जा रही है। तो ये ट्वीट दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से किया गया। उज्जैन में हुई बदसलूकी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इतनी कुंठित मानसिकता के हो गए कि अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पे चली गई है उसका एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है, हठधर्मिता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सरकार का प्रयास है। मैं मानता हूं सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और संविधान की मान्यताओं को जीना चाहिए, नहीं तो देश संकट में। उज्जैन में एक शख्स के साथ हुई बदसलूकी पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा, अब जरा वो भी सुनिए। मतलब एक वीडियो दूसरा वायरल हुआ जिसमें वीडियो मतलब जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं
खासकर कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र चला रही है। दोनों घटनाओं को जोड़िए मत। जो आदिवासी घटना वाला मामला है वो अलग है, परंतु जो उज्जैन की घटना, जो इंदौर की घटना और जब अब जय श्री राम के नारे पर किसी मुस्लिम से बात करना, ये क्यों कांग्रेस के ही सोशल मीडिया से सबसे पहले अपलोड होते हैं? क्यों ये सीरीज चल रही है? 2-3 दिन में ही क्यों हो जाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, 3 दिन बाद दिग्विजय सिंह के कैसे दूसरा वीडियो वायरल कर देते हैं। तो क्या ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है? क्या ये इटली की सोनिया बहुसंख्यक समाज को बदनाम करना चाहती है, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है? एक जांच का विषय है। हमने कार्रवाई की और हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु लगातार ऐसा क्यों वीडियो आ रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास ही सबसे पहले वीडियो क्यों आ जाता है? कांग्रेस का सोशल मीडिया ही सबसे पहले अपलोड क्यों कर देता है? आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ये सब करा रही है। इतिहास है ये। कांग्रेस वर्ग संघर्ष कराती है, कांग्रेस जाति को जाति से लड़ाती है, कांग्रेस धर्म को धर्म से लड़ाती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। यह है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो कांग्रेस पर उज्जैन में जो जय श्री राम के नारे लगवाए गए, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। और इस बीच मध्य प्रदेश से एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो रीवा का बताया जा रहा है। वहां कुछ लोग एक लड़के की बीच सड़क पर पिटाई करते हुए दिखाई दिए। न्यूज़ 18 के अर्पित पांडे की खबर के मुताबिक अवैध कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी जबरन पिटाई की। इस दौरान आरोपी सड़क पर गिर पड़ा, जबकि एक आदमी बेल्ट से उसकी पिटाई कर रहा था। हैरत की बात तो यह है कि मौके पर कई लोग भी वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये एक और वीडियो, पहले वीडियो नीमच का, उसके बाद उज्जैन से भी एक वीडियो सामने आया और अब ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रीवा की। रीवा से ये वीडियो सामने आया और बताया जा रहा है कि एक शख्स की जबरन पिटाई की गई, उसे बेल्ट से मारा पीटा गया। तो सड़क पर गिरा ये शख्स दिखाई दे रहा है, कई लोग पीट रहे थे और बड़ी बात यह कि तमाम लोग यहां पर तमाशबीन बने यूं ही देखते रहे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि इन लोगों को इस शख्स की पिटाई से रोका जा सके। और आइए बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। तुलु न्यूज के पत्रकार ने दावा किया है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस लौट रहे हैं। पत्रकार ने दावा किया है कि तालिबान और दूसरे राजनेताओं के बुलावे पर वो वापस लौट रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ गनी वापस लौटे हैं। अमित, क्या ये तालिबानी राज में जो स्वरूप तैयार हो रहा है सरकार का, उसमें भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि इससे पहले अशरफ गनी जब छोड़कर गए थे अफगानिस्तान तो तालिबान के डर की वजह से ही छोड़कर गए थे और उनके भाई ने उसके बाद तालिबान से हाथ मिलाया था। और अब जब उनके वापस आने की खबर आ रही है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें तालिबान के प्रशासन में जगह मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर अभी तालिबान की ओर से कोई रुख अशरफ गनी को लेकर नहीं आया है, तो हमें इंतजार करना होगा कि कब वो वापस लौटते हैं, किन परिस्थितियों में वापस लौटते हैं और सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर जो आशंका जताई जा रही है वह मौजूदा अफगानिस्तान के प्रशासन की ओर से कितनी दूर होगी। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर मिल रही है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर खतरे की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने खतरे को देखते हुए काबुल एयरपोर्ट के आसपास के अपने नागरिकों को एयरपोर्ट इलाके से निकल जाने की अपील की है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शक है कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों के भीतर एक बार फिर से हो सकता है आतंकी हमला। इससे पहले 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिनमें 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 13 अमेरिकी सैनिकों की भी जान चली गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने 48 घंटों के भीतर ISIS खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया और आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया। तो काबुल में हमले का अलर्ट, अमेरिका ने आतंकी हमले का शक जाहिर किया और ये शक जाहिर किया कि 24 से 36 घंटों में हो सकता है एक और आतंकी हमला। और इसीलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो एयरपोर्ट के आसपास ना जाएं। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की है।
फोन पर हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले पर भी चर्चा हुई। इस आतंकी हमले में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूएन में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने पर भी हुई चर्चा। इतना ही नहीं, ब्लिंकन और एस जयशंकर ने अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी और रिश्तों को और मजबूत करने पर भी बातचीत की सहमति जताई। तो वहीं तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान पर बयान दिया और ये कहा कि अफगानिस्तान में बने हालात ने आज हर एक देश को अपनी रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वेड का। साथियों, नए युग में नेशनल सिक्योरिटी के हर एक डायमेंशन को जब तक एक फ्रेम में रखकर नहीं देखा जाता है, तब तक इसके खतरे हमारे लिए सदैव बने ही रहेंगे। ब्रिटेन के सैनिक शनिवार को काबुल से विमान से रवाना हो गए। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपने बचाव अभियान को भी खत्म कर दिया है। ब्रिटेन के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में काबुल से 14,500 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में एक बच्चे समेत ब्रिटेन के 3 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच तालिबान की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। तालिबान नेता शेर मोहम्मद ने भारत से अच्छे संबंध बनाने की इच्छा जताई है। शेर मोहम्मद ने 1982 में भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पढ़ाई की थी। तो अब ये तालिबान की तरफ से कहा गया है कि तालिबान नेता हैं ये, और इनकी तरफ से कहा गया है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। आपको बता दें, ये भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल शेर मोहम्मद जो कि तालिबानी नेता हैं, इन्होंने 1982 में भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पढ़ाई की थी। लेकिन जब भारत के साथ संबंधों को लेकर इनकी तरफ से बयान सामने आया, उस बयान के मुताबिक शेर मोहम्मद ने कहा है कि भारत से हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से उड़ान भरने के बाद एक अफगान महिला ने विमान में ही एक बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक सोमन नाम की यह महिला अपने पति के साथ दुबई से बर्मिंघम जाने के लिए विमान में बैठी थी। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद सोमन को दर्द होने लगा, जिसके बाद क्रू मेंबर की मदद से उसने एक बच्चे को जन्म दिया। यह विमान अफगानिस्तान में ब्रिटेन के साथ काम करने वाले अफगान नागरिकों को ले जा रहा था। उस विमान को कुवैत में उतारा गया, जहां मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की गई। बच्ची का नाम हवा रखा गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि अब युवाओं का मन बदल चुका है और वो खेलों से जुड़ रहे हैं। जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे
अब देश में खेल, खेलकूद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर भाविना पटेल को फोन पर बधाई दी। पीएम ने भाविना से कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। पीएम ने भाविना को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। और इस बीच राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर भाविना को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और लिखा, भाविना पटेल ने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया है। आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस असाधारण उपलब्धि पर आपको मेरी बधाई। पीएम मोदी ने भाविना पटेल को टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि भाविना पटेल ने रचा इतिहास, वो देश के लिए ऐतिहासिक पदक जीती। उन्हें इसके लिए बधाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है और ज्यादा युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी भाविना पटेल को टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर दी है बधाई। अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा, भारत की बेटी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भाविना पटेल को बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मिली इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर भारतीय हर्षित है। भाविना, पूरे देश को आप पर गर्व है। वहीं जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर भाविना पटेल को बधाई दी और लिखा, भारत के लिए टेबल टेनिस में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने पर भाविना पटेल को बधाई। आपने फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। आपकी सफलता से युवाओं को नई संभावनाओं की प्रेरणा मिलेगी। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी भाविना पटेल को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी और नकवी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है और हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, किस तरीके से इस अचीवमेंट को देखते हैं? पीएम ने भी फोन करके बधाई दी है। देखिए, हमारे खिलाड़ी पूरे जुनून और जज्बे के साथ, विजय के संकल्प के साथ ओलंपिक में खेले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा अगर मोटिवेटर हो तो खिलाड़ियों के दिन दूनी रात चौगुनी जुनून और जज्बे बढ़ते हैं और जुनून और जज्बे के साथ खेलते हैं। और इसका नतीजा है कि हमारे तमाम खिलाड़ी ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करने में सफल हुए। सर, अन्य इवेंट आने वाले हैं पैरालंपिक गेम्स में, तो उसमें कैसी उम्मीदों को आप आंक रहे हैं? हम मानते हैं कि खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं खेल के क्षेत्र में भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें विशेष रुचि लेकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों का पूरी तरह से जो है वो प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से जो है वो उनकी जो है वो हर तरह से तैयारी हो, इसकी कोशिश करते हैं। भाविना की जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है। गुजरात के मेहसाना में उनके घर के लोग और रिश्तेदार नाच गाकर खुशियां मनाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, लोग पटाखे फोड़कर भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाविना की जीत पर सभी लोग बेहद खुश हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटाखे फोड़कर किस तरीके से भाविना के परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने अपनी खुशी का इजहार किया। सिल्वर मेडल ने इतिहास रच दिया है और वो भी एक ऐसे दिन जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है। बहुत ही बेहतरीन दिन, एक खिलाड़ी का मेडल जीत के अपने देश को तोहफा देना। एज प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया
मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक महिला खिलाड़ी ने मेडल का खाता खोला है, और महिला खिलाड़ी भी ऐसी जो व्हीलचेयर यूज़र है। भारत की पहली महिला टेबल टेनिस में मेडल जीतकर जो उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा आज लहराया है, उसके लिए भवीना पटेल को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बीबी भले सिल्वर मेडल लाई, पर सिल्वर मेडल लेके आएगी और उसका हम भव्य स्वागत करेंगे और गांव में उसका ऐसा जश्न मनाएंगे कि सभी लोग देखते रहेंगे और उसका सिल्वर मेडल लाएगी तो उसका गांव में भव्य स्वागत करेंगे। और ये दुनिया, देश और गांव और परिवार की बहुत खुशी है हमें। अगर जो सिल्वर मेडल लाई है वो भी कम नहीं है। इंडिया में कोई भी आज तक पैरा ओलंपिक में कोई मेडल ला नहीं सका। सिल्वर मेडल लाके पूरे इंडिया में अपना गांव का नाम रोशन कर दिया है और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। जब वो आएगी तो हम उनके एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और पूरे अहमदाबाद से अपने गांव तक उसका सरघस निकाल के उसका अभिवादन करेंगे। पहले कोई किसी ने नहीं जीता, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वो मेडल लेके आ रही है। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये रिश्तेदारों को आप सुन रहे थे, उनके घर वालों को सुन रहे थे, बेहद खुश हैं। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ टोक्यो पैरालंपिक्स में उस जीत को दिखाते हुए, वो मेडल दिखाते हुए भाविना पटेल जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, और वहीं दूसरी तरफ उनकी इस जीत को देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। खासकर गुजरात की तस्वीरें तो बेहद मनमोहक इसलिए क्योंकि गुजरात से आती हैं भाविना पटेल और उनके न सिर्फ घर पर खुशी का माहौल, बम फोड़कर, पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया, बल्कि देखिए जश्न में डूबे लोगों ने गुलाल लगाकर भी अपने इस खुशी को सेलिब्रेट किया, भाविना की जीत को सेलिब्रेट किया। मेहसाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न में डूबे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए। तो ये बड़ी उपलब्धि भाविना पटेल की और साथ ही देश का भी बड़ा मान, बड़ा गौरव। और आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं भाविना के कोच लालन दोषी, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल भले ही स्वर्ण पदक हारी, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता। ये सफ़र उनका आसान नहीं था। सिल्वर मेडल के साथ भाविना स्वदेश लौटेगी। 13 साल तक कड़ी मेहनत की है भाविना ने और उनका साया बनकर साथ में रहे हैं उनके कोच ललन दोषी। ललन दोषी जी हमारे साथ हैं। ललन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू वेरी मच। ललन जी, जाहिर सी बात है ये सफ़र आसान नहीं होगा। लोग इंस्पिरेशन के तौर पे भाविना को देखेंगे, लेकिन लोगों को ये भी बताएं आप कि कितनी कड़ी मेहनत इसके पीछे लगी है, कितने सालों की मेहनत इसके। सर, इसके पीछे 13 साल की मेहनत है और बहुत सारा वर्कआउट भी है। डेली रूटीन, आप सुबह भाविना 4 बजे से उसका पूरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, तो बीच में रेस्ट मिलता है, बाकी फिजियो चलता है, फूड का प्लानिंग चलता है, रेस्ट का। और इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करने पहुंची। प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछार की गई। ये तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग के ये कार्यकर्ता जिन पर पानी की बौछार की गई, दरअसल ये महिला विंग, आम आदमी पार्टी की महिला विंग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची थी घेराव करने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए। इसी दौरान उन पर पानी की बौछार की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और इस सब के बीच पुलिस की तरफ से उन पर पानी की बौछार किए गए। चमन पिलानिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्यों ये प्रदर्शन महिला विंग की तरफ से, चमन, और क्यों पानी की बौछार की गई? जी देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी की महिला विंग आज पंजाब बीजेपी ऑफिस के कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंची थी। तो उनका यह आरोप था कि पंजाब भर में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसी घटना को लेकर वो आज चंडीगढ़ के पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर उन्होंने घेराव किया। और जब चंडीगढ़ पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की तो महिला विंग की कार्यकर्ता चंडीगढ़ बीजेपी के जो ऑफिस था उसके बैक साइड में पहुंच गई और वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उसी विरोध को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछारें करी। अभी क्या हालात चमन?
जी देखिए, अभी हालात नियंत्रण में है क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब आम आदमी पार्टी की महिला विंग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जी शुक्रिया चमन। अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर पा सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर जल्द खत्म हो रहा है। और अब सबसे बड़ा ऐलान, सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में मनी कंट्रोल प्रो पाइए और रोज 50,000 रुपए तक के इनाम और